हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे हमारे सेशन को। आज हम 30 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक फैक्ट, एक एक करंट अफेयर आराम से सुनिए, एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिएगा। तब तक चलते हैं हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। रिपब्लिक डे 2026 में राज्य और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप सभी को पता है 2026 में हमने 77th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया है। इसी रिपब्लिक डे की परेड में कर्तव्य पथ पर राज्य और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में जिस झांकी को प्रथम स्थान दिया गया, यह है महाराष्ट्र राज्य की झांकी। ओके, तो काफी अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है राज्य और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी। तो इसमें पहला स्थान दिया गया महाराष्ट्र की झांकी को। यह गणेशोत्सव की थीम पर थी, जिसका नाम है गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक। यह पूरी थीम है। सेकंड नंबर पर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की झांकी आती है, जो कि जम्मू कश्मीर की जो हस्तशिल्प है, जो वहां के फोक डांस है, उनकी थीम पर आधारित थी। तो दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर की झांकी। थर्ड पर आता है केरला। केरला की वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता, इस पर बेस्ड जो केरला की झांकी थी इस थीम पर, इसको थर्ड अवार्ड दिया गया है। तीसरे नंबर पर केरला की झांकी को स्थान दिया गया है। तो राज्य और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में ये तीन राज्य की झांकी हो जाती है, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है, एक आती है जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है और अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनकी सबसे बेस्ट झांकी का जो अवार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी थी वंदे मातरम की थीम पर, तो इसे यूनियन मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की कैटेगरी में बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया। इनके अलावा तीनों सेनाओं में बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी की बात करें तो यह अवार्ड दिया गया है इंडियन नेवी को। और सीएपीएफ और अन्य जो सहायक बल हैं, उनमें जो बेस्ट मार्चिंग दस्ता था कर्तव्य पथ पर, उसका अवार्ड दिया गया है दिल्ली पुलिस को। तो ये अदर कैटेगरीज है। इसके अलावा जो स्टेट और यूटी की कैटेगरी है वो हमसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो वहां पर पहले नंबर पर महाराष्ट्र की झांकी है, सेकंड पर है जम्मू कश्मीर और थर्ड पर है केरला। लास्ट ईयर 2025 में जब हमने 76th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया था, तो उसमें पहले नंबर पर जिस झांकी को स्थान दिया गया था वो यूपी की झांकी थी। महाकुंभ की थीम पर आधारित थी, क्योंकि लास्ट ईयर कुंभ का आयोजन किया गया था यूपी में। सेकेंड त्रिपुरा की झांकी थी, जो कि त्रिपुरा के 14 देवताओं की पूजा खार्ची पूजा पर आधारित थी, अनंत श्रद्धा इसको थीम दी गई थी। और थर्ड पर आंध्र प्रदेश को रखा गया था। यहां पर एक जीआई टैग खिलौने हैं आंध्र प्रदेश के, एती कपक्का खिलौने। ये शार्प एजेस नहीं होते हैं, इको फ्रेंडली खिलौने होते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही उपयुक्त माने जाते हैं। तो इनकी झांकी थी आंध्र प्रदेश की, जिसे लास्ट ईयर थर्ड प्लेस पर रखा गया था। तो इस साल की भी झांकी हमको समझ में आ गई और लास्ट ईयर की भी यहां पर हमने डिस्कस कर ली। आगे आइए, विश्व का एकमात्र देश कौन सा बना है जो कि ऑफिशियली दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? पेरिस जलवायु समझौता, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह समझौता 2015 में आया था, जब कॉप 21 की बैठक का आयोजन किया गया था पेरिस में 2015 में। यह पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था, एक बाइंडिंग लीगल ट्रीटी है, मतलब सभी देश जो इसके मेंबर है ना, उनको फॉलो करनी पड़ेगी, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएसए ने अनाउंस किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलेगा, और उसके बाद यूएसए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। वैसे जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुए थे, मतलब यूएसए उस वक्त बाहर हुआ था। फिर जो बाइडेन की गवर्नमेंट में वापस ज्वाइन किया, और अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट है, तो एक बार फिर से 2026 में ये पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी या एग्रीमेंट से बाहर हो गया है। तो वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जो कि 2 बार इस समझौते से बाहर निकला है। कौन हो जाएगा? यूएसए। आंसर बी। ओके,
यह समझौता वर्ल्ड में कार्बन उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लीगल बाइंडिंग ट्रीटी मानी जाती है। बात करेंगे हम इसकी। तो यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो भाई बाहर हो गया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। देखिए वर्ल्ड पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ने वाला है अगर हम डायरेक्ट उसका प्रभाव देखते हैं, क्योंकि कुछ ही देश हैं जो कि अभी पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर हैं, जैसे ईरान, लीबिया, यमन। इन देश गिने चुने देश है, इनके साथ अब यूएसए भी इस एग्रीमेंट से बाहर हुआ है। देखिए यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से भी इन फ्यूचर बाहर निकलेगा। तो हम दोनों एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या है। देखिए पहले ग्लोबल इंपैक्ट समझ लो कि जब यूएसए इस लीगल ट्रीटी से बाहर निकलेगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वर्ल्ड पर। देखिए क्या होता है कि यूएसए दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। जब ये इस ट्रीटी से बाहर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन उत्सर्जन की जो लिमिटेशन होती है या फिर जो बाउंडेशन होती है किसी भी देश पर, वो अब इस ट्रीटी से बाहर है, तो उसके लिए लिमिटेशन जो है खत्म हो जाएगी यूएसए के लिए। तो इन फ्यूचर यूएसए से कार्बन उत्सर्जन बढ़ता हुआ दिखाई देगा हमको, जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल तो है ही है। ठीक है, तो जो ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस है, जो हमने एक यूनाइटेड नेशन ने मिलकर जो ये बोल सकते हैं एग्रीमेंट किए हैं, जो ऐसी व्यवस्था बनाई है कि भाई हम वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जान देंगे और किसी भी कंडीशन में इसको 2 डिग्री सेल्सियस से एवरेज कम रखेंगे। 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर डेंट पड़ेगा, है ना। यूएसए जैसे देश अगर बाहर निकलेंगे तो ये लक्ष्य प्राप्त करने में दिक्कत आएगी और इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अभी भी जो पूरा वर्ल्ड है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वर्ल्ड में। पर फिर भी अगर किसी भी देश का प्रयास कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन अब अमेरिका को खुली छूट मिल जाएगी कार्बन उत्सर्जन करने की, और पावरफुल कंट्री है तो कोई खिलाफ बोल भी नहीं पाएगा। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात करें 2015 में COP21 की बैठक थी पेरिस में, यहां पर इसे अडॉप्ट किया गया था और नेक्स्ट ईयर 2016 में इसे लागू किया गया। एक लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। वर्ल्ड के जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना इसका मेन उद्देश्य था जब ये लाई गई थी। तो इसके मेंबर जो है ना 195 देखने को मिलते हैं। 194 तो कंट्रीज हो गई यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज में, और एक हो जाता है यूरोपीय यूनियन। तो यह है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। COP21 की बैठक में इसे लागू किया गया था। फिर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो यह भी एक जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ही एक ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन की एक संधि है जो कि 1992 में साइन की गई थी, जब रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में रियो अर्थ समिट का आयोजन किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन इसे कहा जाता है। तो इस वक्त यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस फ्रेमवर्क को साइन किया गया था। तो 1992 में यह आया था और फाइनली इसे 1994 में वर्ल्ड में लागू किया गया। ठीक है, क्लियर हो जाता है ये। केरल राज्य ने किस सूक्ष्म जीव को अपने राज्य सूक्ष्म जीव के रूप में मान्यता दी है या घोषित किया है? देखिए क्या होता है, अभी तक तो हमने राज्य पशु देखे हैं, राज्य पक्षी देखे हैं, है ना। स्टेट फिश भी मिल जाएगी आपको, एमपी जैसे राज्यों में ना राज्य फिश हो जाती है। पहली बार एक सूक्ष्म जीव को, एक बैक्टीरिया आप इसको समझिए, एक सूक्ष्म जीव है, इसको पहली बार राज्य की सूक्ष्म जीव के रूप में मान्यता दी है केरल ने। इसका नाम है बेसिलियस सबटिलिस। ये एक बैक्टीरिया है, जीवित सूक्ष्म बैक्टीरिया, जिसका नाम है बेसिलियस सबटिलिस। तो केरला ने इस बैक्टीरिया को अपने राज्य की सूक्ष्म जीव के रूप में मान्यता दी। एक्चुअल में ये प्रॉफिटेबल बैक्टीरिया माना जाता है, मतलब जो कि लाभकारी बैक्टीरिया है ना, लाभकारी बैक्टीरिया माना जाता है। तो केरला के सीएम ने पिनराई विजयन ने अनाउंस किया है तिरुवनंतपुरम में कि अब ये राज्य का जो केरला राज्य उसका राज्य की सूक्ष्म जीव है। ओके, तो ऐसा करने वाला पूरे इंडिया में केरला पहला राज्य जिसने किसी सूक्ष्म जीव को अपना राज्य की सूक्ष्म जीव बनाया है। तो उद्देश्य क्या है?
राज्य में साइंस बेस्ड गवर्नेंस को बढ़ावा देना, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना और नॉलेज इकोनॉमी को राज्य में बढ़ावा देना, इस स्टेप को उठाए जाने का मुख्य उद्देश्य है केरला सरकार के द्वारा। अब बेसिलियस सबटिलिस की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लाभकारी जीवित बैक्टीरिया है। ये काफी चीजों में देखने को मिलता है, जैसे मिट्टी में देखने को मिल जाता है, एक खाद्य पदार्थों में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो इंसानों की आंत होती है, जो इंटेस्टाइन होती है, उसमें भी ये देखने को मिलता है नेचुरली। आंतों में ये स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा काम करता है ना, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए काम करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए काम करता है, पौधों को बीमारियों से दूर रखने के लिए ये बैक्टीरिया काम करता है। तो ऑल ओवर एक लाभकारी बैक्टीरिया इसे माना जाता है, बेसिलियस सबटिलिस को। तो अब केरला ने इसे अपना स्टेट सूक्ष्म जीव घोषित किया है। काम है इसका इम्यून सिस्टम में जो इम्यूनिटी है ह्यूमन बॉडी में, उसमें सुधार करना, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ावा देना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ावा देना, एक प्लांट डिसीज को कंट्रोल करना, और इसके अलावा जो स्पोर फार्मिंग है उसकी क्षमता के कारण ये फार्मा, फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर के अलग अलग सेक्टरों में भी काफी उपयोग में लाया जाता है ना, लाभकारी बैक्टीरिया। तो काफी सारे इसके एडवांटेज है, इसलिए केरला ने इसे राजकीय सूक्ष्म जीव के रूप में घोषित किया है अपने राज्य में, और ऐसा करने वाला केरला भारत का पहला राज्य बना है। डन। ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं, आप सभी के लिए इंडियन इकोनॉमी के कोर्स को आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बायलिंगुअल आपको ये देखने को मिल जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी इंडियन इकोनॉमी की, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको हर टॉपिक का मॉक टेस्ट भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने वर्ष 2026 को ऑफिशियली कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? मतलब एग्रीकल्चर ईयर किस राज्य ने 2026 को घोषित किया है? तो यह राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश ने 2026 को एग्रीकल्चर ईयर के रूप में घोषित किया है। एमपी के गवर्नर मंगूभाई पटेल ने यह घोषणा की है। राज्य में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, जो किसान है राज्य में उनकी आय में वृद्धि करना, इस एग्रीकल्चर ईयर को घोषित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आपको पता होना चाहिए, वैसे भी एमपी जो है ना वो एक कृषि प्रधान राज्य। मध्य प्रदेश काफी ऐसे क्रॉप्स हैं जिनमें उत्पादन में प्रथम है देश में। फॉर एग्जाम्पल पूरे देश में 50% ऑलमोस्ट जो सोयाबीन है ना वो मध्य प्रदेश उत्पादित करता है। 50% से ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन करता है एमपी पूरे देश में, है ना। तो सोयाबीन उत्पादन में गेहूं का भी बहुत बड़ा उत्पादक राज्य में गिना जाता है। दलहन उत्पादन में एमपी प्रथम है देश में। तो मध्य प्रदेश में क्योंकि अधिकतर क्षेत्र कृषि प्रधान ही, पूरा एमपी कृषि प्रधान है, तो यहाँ पर कृषि के विकास को बढ़ावा देना और जो किसान है उनकी आय में वृद्धि करना, यह उद्देश्य एग्रीकल्चर ईयर घोषित किए जाने का 2026 को। आपको पता है 2002-2003 में, मतलब जब ये हमारी जो सदी शुरू हुई है हमारा जो उसमें 2002-2003 तक एमपी में 600 करोड़ का बजट था कृषि के लिए, लेकिन अब वो 2024-25 तक बढ़ के हो गया है 27,000 करोड़ रुपए। ठीक है, मध्य प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल है भोपाल एमपी की। फाउंडेशन डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1956 में एमपी का गठन हुआ था फजल अली आयोग की सिफारिश पर। गवर्नर है मंगूभाई पटेल, सीएम है मोहन यादव। विधानसभा सीट है एमपी में 230, लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा सीटें हैं एमपी में 11। ये बेसिक फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे आएंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है। इस ट्रायंगल में कौन सा बुद्धिस्ट प्लेस शामिल नहीं है? तो किसको अस्थायी सूची है ना, इसे कहा जाता है टेंटेटिव लिस्ट यूनेस्को की। इसमें शामिल किया गया है बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को, और यह बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल देखने को मिलता है ओडिशा राज्य में, भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। अब इन 4 प्लेस में से देखोगे ना आप, तो सांची, ये जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहले से
ये मध्य प्रदेश राज्य में आती है। और बाकी तीनों प्लेस जो है ना ये ओडिशा में है, और ये तीनों प्लेस मिलकर बनाते हैं बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल, रत्नगिरी, उदयगिरी और ललितगिरी। ठीक है। बौद्ध धर्म के जो बौद्ध रिलीजियन है उनके तीनों शाखाओं से इन तीनों साइट्स का लेना देना एक ट्रायंगल के शेप में देखने को मिलता है, तो ये बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल इसे कहा जाता है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने इसको टेंटेटिव लिस्ट में जगह दी है। किसको? 3 प्लेसेस को। कौन शामिल नहीं है? तो ये सांची है, ये देखने को मिलता है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के रायसेन में देखने को मिलता है सांची, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहले से ही है। अगर हम सांची की बात करते हैं तो ये 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की जा चुकी है मध्य प्रदेश की। एमपी में 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। खजुराहो देखने को मिलता है हमको छतरपुर मध्य प्रदेश में 1986 में बना था, सांची 1989 में बना था, और फिर भीमबेटका देखने को मिलती है 2003 में, है ना, मध्य प्रदेश की। हमने भीमबेटका की बात भी की थी कुछ समय पहले। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने ओडिशा के बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल को भारत की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है। इन ट्रायंगल में ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी नाम के प्लेस शामिल किए जाते, जो कि ओडिशा के जाजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, ये लोकेटेड है। और ये तीनों ही प्लेस असिया पर्वत श्रृंखला, एक माउंटेन रेंज है ओडिशा में, असिया माउंटेन रेंज, उसमें स्थित है। ठीक है। तीनों ही बुद्धिस्ट रिलीजन के जो 3 संप्रदाय है, हीनयान शाखा, महायान शाखा और वज्रयान शाखा, इनका प्रचार प्रसार इन प्लेसेस पर हुआ है इतिहास में, इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। टेंटेटिव लिस्ट क्या है? देखिए क्या होता है, किसी को अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा चाहिए ना, तो पहले उसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाना पड़ेगा, एक संभावित सूची में। निगरानी सूची में शामिल होगा यूनेस्को की, यूनेस्को निगरानी करेगा, और इन फ्यूचर फिर बाद में उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन पहले संभावित सूची में शामिल किया जाएगा टेंटेटिव लिस्ट में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्लोबल पहचान मिलती है अगर यूनेस्को ये स्टेटस किसी भी प्लेस को देता है। उसके संरक्षण के लिए प्रयास तेज किए जा सकते हैं और वर्ल्ड से फंडिंग में मिलने लगती है संरक्षण के लिए, और वर्ल्ड में टूरिज्म के लिए भी वो डेस्टिनेशन काफी फेमस होता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 प्रकार की होती है, कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। फॉर्मेशन हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट का 1978 में। आपको पता है भारत में अभी 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 44। अभी 2000 लास्ट ईयर 2025 में एक प्लेस ऐड हुआ था, मराठाओं के किले, दक्षिण भारत में जो मराठाओं के किले हैं 12, उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये 44वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी है जो कि एजुकेशन, आर्ट, साइंस, कल्चर के क्षेत्र में काम करती है पूरे वर्ल्ड में। 1945 में फॉर्मेशन हुआ था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, और खालिद अल इनानी डायरेक्टर जनरल हैं यूनेस्को के। आगे चलिए, निम्न में से कौन 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है? 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली इंडियन शटलर, बैडमिंटन प्लेयर, ये बनी है पीवी सिंधु। आंसर सी हो जाएगा। रिसेंटली इन्होंने ये जो उपलब्धि है ना पीवी सिंधु ने, इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 में हासिल की है। तो पीवी सिंधु 500 सिंगल्स मैचेस जीतने वाली फर्स्ट इंडियन शटलर बनी है। पीवी सिंधु दुनिया की 6ठी फीमेल प्लेयर है जिन्होंने 500 सिंगल्स मैचेस जीते हैं बैडमिंटन के। वर्ल्ड की 6ठी है, इंडिया की पहली शटलर। ठीक है। कुछ समय पहले ही पीवी सिंधु को एक संस्था का अध्यक्ष, चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया है। यह संस्था है BWF एथलीट्स कमीशन, बैडमिंटन वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का जो एथलीट कमीशन होता है ना, उसके अध्यक्ष है, चेयरमैन है पीवी सिंधु। और इसके पहले 2017 से 2025 तक इसी संस्था की सदस्य भी थी। और अब पीवी सिंधु 500 सिंगल मैचेस जीतने वाली पहली इंडियन शटलर बनी है। तेलंगाना राज्य से आती है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, भारत की पहली और एकमात्र खिलाड़ी जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी है। इन्हें भारत सरकार के द्वारा 2013 में अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है, 2015 में पद्मश्री दिया जा चुका है,
2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और पद्म भूषण दिया गया था 2020 में पीवी सिंधु को। भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है हर साल 30 जनवरी को। और यह दिन क्या है? तो महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इसी दिन भारत में मार्टर्स डे मनाया जाता है या कहा जाता है शहीद दिवस। ठीक है, तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। आपको पता होना चाहिए कि इसी दिन 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के एक बिरला भवन नाम का एक प्लेस है, वहां से प्रार्थना सभा से बाहर निकल रहे थे गांधी जी और नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको शूट किया गया था। तो महात्मा गांधी का निधन हो गया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पर प्रार्थना सभा थी? तो यह दिल्ली के बिरला भवन में थी। ओके, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हर साल भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, या प्रवासी भारतीय दिवस, सॉरी, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगर हम महात्मा गांधी के मूवमेंट देखें, आंदोलन देखें जो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए किए हैं, तो इनमें सबसे पहला नाम आता है चंपारण आंदोलन का। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण में। फिर खेड़ा सत्याग्रह आता है 1918 में। एक रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह किया था 1919 में। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे कहा जाता है असहयोग आंदोलन 1921 में किया गया था। ये 1920 से शुरू हो गया था, तो 1920 से 1922 तक। एक सविनावज्ञा आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था 1930 से 1934 के बीच में। और क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में। करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी जी की बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनको याद रखिएगा। किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कल्याण और विकास बोर्ड का गठन किया है? तो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है कर्नाटका सरकार ने। देखिए, ये जो बोर्ड है ना, ये एक एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना, उसके माध्यम से चलाया जाएगा। एक बोर्ड बनाया गया है गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए। अब गिग वर्कर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा जो जोमेटो, स्विगी या किसी भी अमेजन और इनके लिए जो आप डिलीवरी जो करते हैं ना, वो सब गिग वर्कर्स होते हैं, है ना। पार्ट टाइम या फिर टास्क बेस्ड काम करते हैं और एक कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है जो कि इनके हितों के लिए काम कर पाए। ना तो ये इनका कोई संगठन है प्रॉपर और ना इनकी ऐसी कोई अथॉरिटी है जो इनके हितों के लिए काम करती हो। तो कर्नाटका सरकार ने क्या किया है कि कर्नाटका गवर्नमेंट के 2025 के एक्ट के तहत प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। जो कर्नाटका के लेबर मिनिस्टर होंगे ना, वो इसके एक्स ऑफिसर चेयरमैन होंगे। बाय डिफॉल्ट चेयरमैन रहेंगे लेबर मिनिस्टर, जो भी रहेंगे जिस वक्त, तो वो इस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। बोर्ड में गिग वर्कर्स की जो यूनियन है वो, और जो ऐसे प्लेटफॉर्म और कंपनीज है जो कि गिग वर्कर्स को काम देते, वो उनके प्रतिनिधि इस बोर्ड में शामिल होंगे। देखिए होगा क्या, इसके तहत सभी जो गिग वर्कर्स है उनकी आईडी, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, उनकी आईडी बनाई जाएगी। गिग वर्कर्स को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। और जो एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म है जो काम देते हैं ऐसे गिग वर्कर्स को, जैसे अमेजन, स्विगी, और इन सबको भी रजिस्टर किया जाएगा। और गिग वर्कर के लिए एक वेलफेयर फंड का भी निर्माण किया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काम करेगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म में। गिग वर्कर्स मैंने आपको समझा दिया, वह श्रमिक जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं। जैसे पारंपरिक जो कर्मचारी होते हैं ना, वैसी उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसे कंपनियों में कोई काम कर रहा है तो वैसी सिक्योरिटी तो इनको नहीं मिलती है। टास्क बेस्ड या शॉर्ट टर्म के लिए वर्क करते हैं, तो इनके हितों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अब कर्नाटका ने एक बोर्ड का गठन किया है। वेलफेयर फंड इनके लिए जो बनाया जाएगा ना, उसमें एक कोष है जिससे गिग वर्कर्स का इंश्योरेंस किया जाएगा राज्य में, उनको पेंशन दी जाएगी, एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी के अदर बेनिफिट दिए जाएंगे। अब आप सोचोगे वेलफेयर फंड में पैसा कहां से आएगा इस बोर्ड के अधीन? तो वेलफेयर फंड में एक तो जो कंपनीज है जो कि ऐसे बंदों को अपॉइंट करती है, स्विगी, जोमेटो, अमेजन, ये एक राशि देगी कर्नाटक गवर्नमेंट को इस वेलफेयर फंड के लिए।
जोमेटो, उबर, अमेजन ये अपनी कमाई का एक हिस्सा देंगे। इसके अलावा गिग वर्कर्स अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको ग्रांट देगी। तो इस तरीके से शुरुआत में कंपनियों से 1 से 1.5% तक लिया जाएगा वेलफेयर फंड के नाम पर। ओके, आई होप समझ आया होगा, सिंपल था। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की संभावित जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने का अनुमान है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है 2025-26 का। आपको पता है बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है हर साल। लास्ट ईयर का जो पूरा बजट का जो ईयर था, लास्ट बजट का, उसमें हमने क्या क्या अचीवमेंट कर लिया, क्या क्या हमने प्राप्त कर लिया, हमारा जो बजट का लक्ष्य था हमने कितना प्राप्त किया, आगे हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या रहने वाली है, इन सब का अनुमान लगाया जाता है। पीछे हमने क्या प्राप्त किया उसका लेखा जोखा होता है, और आगे के साल जो आने वाले उनका जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। तो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है ना, वो 6.8% से लेकर 7.2% तक रह सकती। ये डेटा है 2027 का जीडीपी ग्रोथ का। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर लेके आते हैं। अभी निर्मला सीतारमन जी है तो ये लेकर आइए। ओके, तैयार कौन करता है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तैयार करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को, और पार्लियामेंट के पटल पर उसको रखती हैं कौन? भारत के फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी निर्मला सीतारमन है। इस सर्वेक्षण में वैसे जो इकोनॉमिक सर्वे काफी सारी चीजें बताई गई हैं निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। यहां पर हम कुछ चीजों को इंक्लूड करते हैं, सब तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत लंबा डेटा था। सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत लगातार 4 साल में सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी बना हुआ है, मतलब 4 साल से सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है वर्ल्ड में। फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है ना, उसकी अपर रेंज है 7.2% और लोअर रेंज रखी गई है 6.8%। मतलब 6.8% से लेकर 7.2% तक का हमको ग्रोथ मिल सकता है जीडीपी का। जो लास्ट ईयर, जो अभी फाइनेंशियल ईयर था 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ जो है ना, वो आखिरी का जो क्वार्टरली रिपोर्ट है सबसे आखिरी, उसमें 7.4% तक रहा है। ये हमारा जीडीपी ग्रोथ है जो हमारी लास्ट रिपोर्ट आई है 3 मंथली, उसमें जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा था हमारा त्रैमासिक लास्ट वाला, उसमें 7.4% रही। फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमारा फिजिकल डेफिसिट जीडीपी का 4.4% रहा है। इसके अलावा जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 7.5% से बढ़ा है, और जीडीपी का ये 61.5% हिस्सा रखता है अभी भी। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक जो औसत इन्फ्लेशन है ना इंडिया का, वो 1.7% रहा है। मतलब हमने इन्फ्लेशन को बहुत हद तक कंट्रोल किया है, ये बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। तो समझ में आया बेसिक चीजें। तो 2027 का अनुमान आपको समझ में आ गया, और 2025-26 में जो हमने प्राप्त किया है वो यहां पर आपको मिल गया। लास्ट क्वेश्चन, 4B मूवमेंट जो हाल ही में चर्चा में रहा, सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? 4B मूवमेंट ये सबसे पहले शुरू हुआ था साउथ कोरिया में, और पूरे वर्ल्ड में अभी काफी सुर्खियों में है, काफी महिलाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं वर्ल्ड के अलग अलग देशों में। 4B मूवमेंट कभी साउथ कोरिया में शुरू हुआ था 2010-11 के आसपास, जब मीटू मूवमेंट साउथ कोरिया में पिक पर था, तो उस वक्त शुरू हुआ था एक 4B मूवमेंट। एक्चुअल में क्या है ये एक फेमिनिस्ट मूवमेंट आप इसको बोल सकते हैं। महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए इस मूवमेंट को चलाया था, लेकिन ये इतना ज्यादा कट्टरवादी है कि इसे रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। बहुत सारे डिमांड है जो कि अभी जो हम सोसाइटी में जो हमारे प्रथाएं देख रहे हैं उसके विरोध में ये मूवमेंट महिलाओं के द्वारा शुरू किया गया था। इन शॉर्ट, जो पितृसत्तात्मक संस्थाएं हैं, है ना, जो पेट्रियार्कल जो इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जहां पर थोपा जाता है पितृसत्तात्मक समाज को। अब यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है। जहां पर पुरुषों का डोमिनेंस होता है समाज पर, यह होता है पेट्रियार्की से कहा जाता है पितृसत्तात्मक समाज, है ना। अभी भी हमने देखा है महिलाएं हाउसवाइफ होती है, पुरुष ही प्राचीन काल से हम यही देख रहे हैं कि
पुरुष बाहर जाता है, कमाता है, शिकार करके लाता है, तो वो अल्फा इमेज पुरुष की हमेशा रही है, तो वो पितृसत्तात्मक समाज है। तो उसके खिलाफ महिलाओं का ये मूवमेंट था कि ऐसे संस्थाओं को बहिष्कार किया जाना चाहिए। महिलाओं को अपने शरीर पर पूरा अधिकार है ना, उनको उनके शरीर की सत्ता का पूरा अधिकार है, महिला उस पर अपना डिसीजन ले सकती है, महिलाओं की अनुमति हर चीज के लिए आवश्यक होगी, महिलाएं, है ना, मतलब उनकी अपनी एक फ्रीडम होगी, उनकी अपनी एक जो विचारधारा होगी वो उसके अकॉर्डिंग चलेगी, किसी की भी नहीं सुनेगी। तो इस तरीके से ये मूवमेंट है। तो पॉलिटिकल और सोशल प्रोटेस्ट के रूप में ये शुरू हुआ था 4B मूवमेंट। अब आप सोचोगे सर ठीक है, महिलाओं के अधिकारों के लिए यहां पर बात की गई है, तो ये रेडिकलाइज किस तरीके से? देखिए 4B मूवमेंट की बात करते ना, तो इसमें किस चीजों के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई थी? तो नो मैरिज। ये देखिए बी से ये जो वर्ड है ना, ये एक्चुअल में कोरियन लैंग्वेज के वर्ड है, इनका मीनिंग यहां पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है 4B मूवमेंट। तो नो मैरिज, मैरिज नहीं की जाएगी, हम शादी नहीं करेंगे। इसके अलावा चाइल्ड बर्थ के खिलाफ है महिलाएं सारी, जो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है। नो डेटिंग, और किसी प्रकार का पुरुषों से कोई रिलेशन नहीं है, किसी प्रकार का इंटीमेंसी जो होती है, इंटीमेंट होते हैं, वो किसी प्रकार का नहीं किया जाएगा, हमारी चॉइस होगी इसमें। और ये समाज की जो प्रथाएं, ये एक हिसाब से प्रथाएं जो चलती आ रही, मैरिज क्या एक प्रथा है, चाइल्ड बर्थ क्या एक प्रथा है, समाज को आगे ले जाने के लिए, दुनिया को आगे ले जाने के लिए। तो ये सारी जो प्रथा है ना, इनके खिलाफ ये मूवमेंट था 4B मूवमेंट के नाम से। तो ये पहली बार शुरू हुआ था साउथ कोरिया में, और अभी ये वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो जो आंदोलन है ना मैरिज और मदरहुड के खिलाफ, है ना, इसको जो अनिवार्य मानने की सोच है, उसके खिलाफ ये मूवमेंट है महिलाओं का। तो वर्ल्ड के काफी देशों में भी ये देखने को मिल रहा है। आई होप आप समझ पाए होंगे। 30 जनवरी के सभी करंट अफेयर हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। अजीत पवार, जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, यह किस राज्य के उप मुख्यमंत्री थे? तो ये थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 32। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के संयुक्त अधिवेशन को बजट सत्र की शुरुआत के समय संबोधित किया है। यह अधिकार प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत है? तो यह है आर्टिकल 87। किस देश की पार्लियामेंट ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया? तो यह हो जाएगा फ्रांस। प्रेसिडेंट द्वारा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार श्रृंखला 2025 के अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो यह हो जाएंगे 30। पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय की 161 जयंती कब मनाई गई? तो ये 28 जनवरी को मनाई गई है। विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया है। फिर भारत की पहली फ्लेट रोल्ड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट का इनॉग्रेशन कहां किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है कहां पर? ओडिशा राज्य में। ठीक है, तो ये सारे करंट, अच्छा 8वां ही था क्या? आगे, नागोबा जात्रा त्योहार भारत में कहां मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना के कैसलापुर। और अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। इनको किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था? तो लास्ट ईयर दिया गया है 2025 में। ये हो गए हमारा रिवीजन लास्ट डे का। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 80वीं रैंक। विश्व बौद्धिक फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 2021 में की गई है। नवा इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये केरला के कोची में आयोजित किया जाने वाला है। तो ये सभी हमारे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे थे। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे कमेंट में आंसर कीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? और भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तीनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।